हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, ठीक है, आज के दिन हमने देखा कि हमारा रूपी किस प्रकार से पाताल लोक में जाते हुए देखने को मिल चुका है, उसके ऊपर भी वीडियो आ चुका है। एंड जो मोस्ट रिक्वेस्टेड एक टॉपिक के ऊपर मतलब डिमांड की गई थी कि सर जीडीपी इन्फ्लेशन का डेटा हमारा फर्जी है, आईएमएफ की सी ग्रेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप चाहो तो दोनों वीडियो को देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एशियन पेंट्स के साथ। यस, इतना खराब माहौल, बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है टॉप लेवल से, बट एशियन पेंट आज के दिन चमकते हुए देखने को मिल गया। ग्रीन रंग से उसके ऊपर पेंट लग गया, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों ब्रोकरेजेस। यस, अलग अलग ब्रोकर्स अपना अपना टारगेट देते रहते हैं और ऑलरेडी एशियन पेंट 2 महीने में निचले स्तर से 25% भागा। उसके बावजूद भी ब्रोकरेजेस की जो कमेंट्री है कि स्टॉक और ऊपर यहाँ पे भाग सकता है, वो बंद नहीं हुई है। यस दोस्तों, अभी की अगर हम लोग बात कर ले यूबीएस ने एशियन पेंट का टारगेट रेटिंग और ज़्यादा क्या कर दिए, अपग्रेड कर दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो कंपटीशन है अब पहले जैसे नहीं रहा। पहले जैसे नहीं रहा मतलब आपको पता ही है, बिरला ओपस ने एंट्री तो ज़बरदस्त की थी और ये भी कड़वी सच्चाई है कि एशियन पेंट का मार्केट शेयर जो 60% के आसपास चलता था, 58, 60, वो पहली बार 52 तक नीचे आते हुए देखने को मिल गया, इतना नीचे। सो बिरला ओपस ने बहुत कुछ डैमेज किया था एशियन पेंट को, बट उसके बाद बिरला ओपस का जो मार्केट शेयर है वो आगे ग्रो हो ही नहीं रहा है। सो इस चीज़ के चलते ये तो समझ में आया कि बिरला ओपस ने डैमेज तो किया है इनको, बट आगे बढ़ते हुए अब उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। और इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं यूबीएस ने क्या किया है कि उनका जो भी पहले रेटिंग दिया हुआ था वो अब उन्होंने न्यूट्रल कर दिया है। एंड इसी चीज़ को देखकर एशियन पेंट 3% भागकर हम यहाँ पे कह सकते हैं 52 वीक हाई पे वापस कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ज़रूर हम कह सकते हैं एशियन पेंट को आप डैमेज करवा सकते हो, बट उसका ताज, उसकी कुर्सी को हिलाना इतना ईजी नहीं है। सो यही इसका प्रमाण है जो कि आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों तो ईज माई ट्रिप। सो ईज माई ट्रिप आज के दिन आपने देखा होगा 19-20% सर्किट ही लग गया। तो ऐसा क्या हो गया? तो उसके पीछे रीज़न है दोस्तों, यस, आफ्टर विंटर कार्निवल सेल स्पार्क द इन्वेस्टर एंथुसिज्म। मतलब यहाँ पे कंपनी ने किस चीज़ की यहाँ पे बात की है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने लॉन्च किया है विंटर कार्निवल सेल 2 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक। आज ही से वो स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको फ्लाइट, होटल, बस, कैब्स, सब कुछ डिस्काउंट एंड पैकेजेस यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, मुद्दे की बात क्या होती है, जो भी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने से रिलेटेड कोई भी कदम उठाती है, मार्केट उसको थम्सअप देने की कोशिश करता है। अगर आप बिजनेस रिलेटेड चीज़ें नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली भाई लोगों का जो आपके ऊपर का जो ट्रस्ट है वो कम ही होगा। सो यही चीज़ यहाँ पे आज के दिन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। बट इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई एक बार अनाउंसमेंट किया और उसका फल भी मिल गया, बट ऐसा मल्टीपल चीज़ें बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, रेवेन्यू को बड़ा बनाने के लिए कंपनी ने बैक टू बैक करनी चाहिए, तब जाके वो कंपनी में तेज़ी आती है और वो तेज़ी टिकती भी है। अन्यथा क्या होता है, तेज़ी आ जाती है और ऊपर से फिर क्या हो जाता है, कुछ नया नहीं किया, फिर ग्रोथ चली गई, हो गए भाई, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। सो ये चीज़ें हम लोग को बार बार बहुत सारे कंपनीज में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो आज के दिन एक स्टॉक भयंकर लेवल पे गिरते हुए देखने को मिल चुका है, जिसका अंदाज़ा कल हम लोग को आ ही गया था। कल का आखिरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी हमारे जितने भी वीडियोज़ होते हैं उसमें से जो लास्ट वीडियो होता है उसको ज़रूर देखना। एंड अगर लेट नाइट आप नहीं देख सकते हो तो सुबह उठ कर ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं मैक्सिमम जो खबरें होती है उसको कवर करने की कोशिश करता हूं। सो जिनको ये खबर कल ही मिली थी लेट नाइट, उनको पहले से ही अंदाजा आया था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर भयंकर मात्रा में गिर सकता है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर जो है वो अपना माल यहाँ पे बेचने वाले, ऐसी खबर आई थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्लॉक डील का इफेक्ट देखने को मिल चुका है, जहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 9% गिर गया, 9% की गिरावट 52 वीक लो पे आते हुए देखने को मिल चुका है। रीज़न क्या है? प्रमोटर का 2% स्टेक के चलते जो खबर हम लोग को देखने को मिल गया। और प्रमोटर कौन है इनका? बजाज फाइनेंस। सो उन्होंने ये स्टेक यहाँ पे बेचा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1580-1600 करोड़ के आसपास का ही है बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन बताया जा रहा है दोस्तों, टू मीट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल। देखो ये आज नहीं तो कल तो होने वाला है, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये वाला पॉइंट मैंने पहले भी आपको बता के रखा था और अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। कैसे?
अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे क्या नजर आता है, 88% प्रमोटर के पास स्टेक है बॉस, 88%। तो भाई उनको ये 75 तक लाना ही पड़ेगा। ये अभी आज के दिन आप जो खबर देख रहे हो ना, 2% स्टेक उन्होंने बेचा है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इनको ऐसा बहुत बार करना पड़ने वाला है जब तक ये 75 तक नहीं आते, और इसके लिए 3 साल का टाइम होता है। सो नो डाउट हम कह सकते हैं कुछ नियम कानून कायदे ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली बॉटम लाइन वही है कि प्रमोटर को क्या करना पड़ता है कि इतना रूल को तो कंप्लाई करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा टाइम फ्रेम ऊपर नीचे हो सकता है। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप मार्केट में आते हो तो ये चीज़ें करनी ही यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ग्रुप के जो कंपनी है ना, वो मार्केट में आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको अपना जो स्टेक है वो 75 के ऊपर रखना मना है, और बाकी उनको नॉन प्रमोटर होल्डिंग पब्लिक के लिए खुली रखनी यहाँ पे पड़ जाती है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी क्यों आया इतने सालों के बाद? तो आरबीआई का नया रूल था, आपको पता ही है ना, अपर लेयर एनबीएफसी को मार्केट में लाना ही पड़ेगा। ये जैसे नियम आया, वरना टाटा कैपिटल भी थोड़ी ना आने वाला था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी क्यों आया? ये इसी नियम के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये आज हुआ है, ये आगे भी होने वाला है, क्योंकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, क्या ये जो रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए बजाज फाइनेंस को उनका स्टेक बेचने पड़ रहा है, ये अभी भी सफिशिएंट नहीं है। 75 मतलब दिल्ली काफ़ी दूर है। अभी अगर हम नॉर्मल भी पकड़ ले 88-2 कर लो, स्टिल 86.70 उनके पास है, और 75 तक पहुंचना है। मतलब कितनी बार आप और मान लो यहाँ पे इनको निकालना पड़ने वाला है, आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको बताइए पुतिन इंडिया आने वाले हैं। इंडिया के 2 दिन का ही दौरा है, बट काफ़ी रहने वाला है दौरा। एंड पुतिन को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनकी टीम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, और उनको भी पता है कि ऑयल से रिलेटेड क्या करेंगे, क्योंकि इंडिया ने ऑयल खरीद के आपको बहुत इनडायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पे पहुँचाया है। इसी चीज़ के चलते वॉर भी हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिला है। सो पुतिन एंड हम कह सकते हैं रशिया की ओर से एक स्टेटमेंट आया है कि वी अंडरस्टैंड देयर इज़ अ प्रेशर ओवर इंडिया। मतलब उनको भी पता है रशिया ऑन यूएस टैरिफ को लेकर, ये उन्होंने बात की है कि अमेरिका, देखो हर किसी के ऊपर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन रहता है, प्रेशर रहता है, ठीक है। हर कोई एक मतलब बोलते हैं ना, एक ही कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। जियोपॉलिटिक्स में हर किसी के साथ आपको टाइप करने पड़ते हैं। सो रशिया का ये स्टेटमेंट हमें एक इनडायरेक्टली हिंट देता है कि शायद से ऑयल से रिलेटेड डील नहीं होगी, शायद से, क्योंकि उन्होंने भी बोला है कि वी अंडरस्टैंड देयर प्रेशर ओवर इंडिया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पता ही है कि आप रशिया के साथ कोई भी डील कर लो, फ़ायदा कर लो, अमेरिका के साथ नुकसान करोगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? मतलब आपने यहाँ पे 150 रुपया कमाया और वहाँ पे 150 रुपये का घाटा हुआ, क्या फ़ायदा? तो इसीलिए बैलेंस करके चीज़ करनी पड़ती है। और अभी का फिलहाल बैलेंस करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि रशिया से ऑयल की डील रोकनी पड़ेगी, तभी जाके ट्रेड डील होगी। एंड अगर ट्रेड डील होगी तो टैरिफ नीचे आएगा। सो ये रशिया का जो एक अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिला, इससे आप इनडायरेक्टली बिटवीन द लाइन्स अगर आप रीड करने जाओगे तो यही एक हिंट मिल रही है कि जब यहाँ पे इंडिया और रशिया की डील होगी तो उसमें डिफेंस डील देखने को मिल जाएगी, एंड और कोई भी डील देखने को मिलेगी, बट मोस्ट प्रोबेबली ऑयल से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं होगी ऑफिशियली। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देन FISDS की बात करें आज के दिन, तो बस ये देखना था बॉस कि FIS आपने कितना बेचा है, उतना डेटा बता दो। तो आप देख सकते हो 3600 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। और जिस प्रकार से हमारा रुपया का पतन हो रहा है, ठीक है, अभी 89.90 देखने को, ये चीज़ें बदलती रहती है। वी ऑलरेडी सी कि भाई 90 का लेवल आज के दिन 2 बार तो टच होते हुए देखने को मिल चुका है। किसी भी एंगल से भाई ये अच्छी बात नहीं, किसी भी एंगल से। सो हम कह सकते हैं जितना ये रुपया गिरेगा उतना ज़्यादा FIS लगातार निरंतर बाहर निकलते रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यस, जो लोग ये रेलवे स्टॉक्स को मतलब सेक्टर्स को लेकर जो स्टॉक से रिलेटेड जो सवाल यहाँ पे पूछ रहे, इनमें ये इतनी सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। एंड सिमिलर डिफेंस को लेकर भी जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, सवाल किस कॉन्टेक्स्ट में है कि सर आपने तो बताया था कि इन कंपनीज में बड़ा मूवमेंट यूजुअली देखने को मिल जाता है, बट ऐसा तो हुआ नहीं है। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि बजट से रिलेटेड, ठीक है, अब एग्जैक्टली रिपोर्ट के जरिए खबर कब आएगी ये किसी को पता नहीं है, बट यही पीरियड होता है। अब हम कह सकते हैं नवंबर तो खत्म हो गया, अब बचा है दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। जनवरी का भी आप पहले 15 दिन ही पकड़ लो, क्योंकि उसके बाद तो वो हलवा सेरेमनी हो जाती है स्टार्ट, एंड बजट प्रिंट के लिए चला जाता है। सो मोटा मोटी आप कह सकते हैं दोस्तों कि अब अगला जो 1.5 महीना है, ठीक है, ये इन दोनों सेक्टर के लिए काफ़ी क्रूशल रहने वाले हैं, क्योंकि रेलवे बजट और डिफेंस बजट तो अनाउंस होता ही है 1 फेब को। पहले रेलवे अलग होता था, बाद में क्लब ही कर दिया। सो कोई ना कोई खबर तो रिपोर्ट के जरिए आ ही जाएगी कि इनका बजट कितना बढ़ने वाला है करके। घटने के चांसेस तो कम ही रहते हैं, बढ़ने के ही चांसेस रहेंगे। एंड खास करके ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो डिफेंस रिलेटेड जो चीज़ें हुई है, डिफेंस बजट ज़्यादा बढ़ने का उम्मीद
यहाँ पे बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू द रेलवे। लास्ट टाइम तो रेलवे ने तो भाई रिपोर्ट के जरिए तो खबर आई थी कि रेलवे बजट तो 3 लाख करोड़ के पार होगा, स्टॉक ऐसे पागल की तरह भागे थे कि पूछो मत। और जब हकीकत सामने आई तो कोई ज़्यादा ग्रोथ सामने यहाँ पे आई नहीं, जितना पुराना बजट था उतना ही रख दिया था सरकार ने। सो ऐसे बहुत सारे ड्रामे चलेंगे, अगला 1.5 महीने का समय अभी भी यहाँ पे बाकी है। सो उसी के ऊपर आप लोगों ने ध्यान यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।